हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सातत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने प्रश्नावली 5.1 से रिलेटेड जो भी उदाहरण थे और प्रश्नावली 5.1 की थी, और इसमें हमने जो पढ़ा था सातत्य के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट इसमें है अवकलनीयता, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अवकलनीयता। बच्चों, जैसे सातत्य का रिलेशन भी पिछली क्लास से था ना, लिमिट से सीमा, हमने पिछली क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सीमा तथा अवकलज। तो जो उसका सीमा वाला पार्ट है वो उससे रिलेटेड था सातत्य से। ऐसे ही अगर हम बात करें अब यहाँ पे अवकलनीयता, ठीक है ना, तो अवकलनीयता वाला पार्ट भी अवकलज से सीधा सीधा रिलेटेड है, ठीक है। तो हम अगर अब पिछली क्लास कक्षा 11 में जो हमने अवकलज के बारे में पढ़ा था, ज़रा उसको याद करें कि हमने कोई भी फलन है उसके प्रांत के किसी बिंदु सी पर वो फलन का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, ये पिछली क्लास का ध्यान रखना, ठीक है। तो माना, ठीक है, f एक वास्तविक फलन है। इसको हम देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। माना f एक वास्तविक फलन है तथा इसके प्रांत में एक बिंदु क्या है, एक बिंदु C है। तो C पर f का अवकलज को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। अवकलज निम्न प्रकार परिभाषित होता है। कैसे होता था परिभाषित, हमें याद होगा, ठीक है। और याद नहीं है तो हम उसको दोबारा से ध्यान में देख लेते हैं कि क्या था। वो था लिमिट h टेंड्स टू 0 f c। यहाँ पे वो बिंदु है जिस पे फलन का हमें अवकलज ज्ञात करना है। f c प्लस h माइनस f c अपॉन h, ठीक है। यहाँ पे c वो बिंदु है। अगर हमें बिंदु एक मान लो 1 पे निकालना तो f 1 प्लस h आएगा, और यहाँ पे f 1 आएगा, ठीक है। 2 पे निकालना है f 2 प्लस h आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, f 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु है c जिस पे हमने निकालना है, ठीक है। और नॉर्मली हम अगर सामान्यतः हम क्या बोलते थे इसको, हम किसी भी फलन का अवकलन करते थे f डैश x बोलते थे ना, लेकिन किसी बिंदु c पे होता था तो उसे हम क्या बोलते थे, f डैश c, ठीक है। तो इसका अवकलज जो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में, कि किसी भी फलन का अवकलज, वहाँ पे हमने, यहाँ पे हम अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने अवकलज पढ़ चुका है। और अवकलज को हम इस क्लास में भी पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अवकलज अभी चलता रहेगा, अवकलनीयता है। इसके बाद हमने स्टार्टिंग अवकलज की वहाँ पे पढ़ी थी, कुछ फलनों के हमने अवकलज निकालने सीखे थे वहाँ पे। अब हम कुछ आगे भी कुछ हमें नए फलन मिलेंगे, उनके अवकलज निकालना हम इसके बाद सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक नया कॉन्सेप्ट इसमें अवकलनीयता का भी है। तो अवकलनीयता को अगर हम अवकलज से ही समझ लें, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसी से हम समझ सकते हैं। हमने पिछली क्लास में सीधा सीधा ये पढ़ना सीख लिया था कि किसी भी फलन कोई f है तो उसके प्रांत में कोई बिंदु c है, तो उस पर किसी भी फलन का अवकलज इस प्रकार से होता है। लेकिन बच्चों, हम अब पढ़ रहे हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता का मतलब हुआ कि क्या किसी फलन का अवकलज ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर किसी फलन का हम अवकलज ज्ञात कर सकते हैं, किसी फलन के अवकलज का अगर अस्तित्व है, तो हम बोलेंगे कि वो फलन क्या है, अवकलनीय है, मतलब उसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई फलन अवकलनीय कब होगा, जब उस फलन का क्या होगा, हम अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। और हमने अवकलज ये पढ़ा है कि किसी फलन का अवकलज ये होता है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये इसका अस्तित्व कब होगा, तो इसमें तुम ध्यान से देखोगे, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये वाले पोर्शन का अस्तित्व, इसका अस्तित्व का, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, कि इसका अवकलन निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन h, ठीक है। तो उसका अवकलज हो पाएगा, परिभाषित हो पाएगा। कब परिभाषित हो जाएगा, लिमिट है ना, तो ये कब परिभाषित होगा, ये तब परिभाषित होगा जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर होगी। तो हम एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी फलन f अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर अवकलनीय होगा यदि ये जो लिमिट है, ठीक है, ये सीमा जो है, ठीक है, लिमिट यही तो दे रखी है, ठीक है। यह सीमा क्या होगी, अगर परिभाषित होगी। और यह सीमा कब परिभाषित होगी,
जब इसकी क्या होगी, इस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर होगी। तो हम अब यही चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं कि जो मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे बताया। तो हमने क्या पढ़ा भी, तो कोई भी वास्तविक फलन f अपने प्रांत के बिंदु c पर अवकलनीय होगा यदि जो ये बताया हमने, ये लिमिट, ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच का अस्तित्व हो, ठीक है ना। जब इसका अस्तित्व होगा तभी तो वो अवकलनीय होगा, ठीक है, तभी तो उसका अवकलज ज्ञात कर पाएंगे हम। और ये कब, इसका इस सीमा का अस्तित्व कब होगा, इस सीमा का अस्तित्व तब होगा जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर होगी। तो लिमिट h, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 0 माइनस, और ये एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो अगर तुम्हें कभी भी ये बताना हो किसी फलन को कि वो अवकलनीय किसी भी बिंदु पर उसके प्रांत के किसी बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं, तो उसके लिए तुम्हें ये और ये दो लिमिट तुम्हें क्या करनी पड़ेंगी, बराबर करनी पड़ेंगी। इनको सामान्यतः हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, बाएं पक्ष का अवकलज, ठीक है ना, दाएं पक्ष का अवकलज, मतलब बाएं पक्ष के अवकलज की सीमा है, दाएं पक्ष के अवकलज की सीमा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हमने ये बराबर दिखा दिए तो हम सीधा सीधा ही प्रूफ कर सकते हैं कि ये फलन क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें कुछ एक प्रमेय है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वो क्या होता है, संतत भी होता है। तो क्या क्या याद रखना तुम्हें कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो संतत भी। अगर तुमसे कहीं भी पूछा है कि बताओ ये अवकलनीय तथा संतत, अगर तुमने ये निकाल लिया फलन को, ये प्रूफ कर दिया कि क्या है ये अवकलनीय, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो तुम्हें संतत ज्ञात करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फलन अवकलनीय होता है तो वो 100% है कि वो क्या होता है, संतत भी होता है, ठीक है। किसी बिंदु पर अगर ये देखो, अब इसकी एक उपप्रमेय भी है, ठीक है ना। उपप्रमेय इसलिए बोल रहे हैं इसको कि ये इससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही लगभग है। इसमें किसी एक बिंदु की बात की गई, बिंदु सी पर, बिंदु सी की बात की गई ना, कि बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पे वो संतत भी होगा। लेकिन अगर मैं बिंदु को हटा दूं, अब मैं बोलूं कि कोई फलन क्या है, अवकलनीय है पूरा का पूरा, मतलब कोई फलन पूरा का पूरा, मतलब अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे अगर उसकी ये कंडीशन निकल जाती है तो ही तो वो अवकलनीय होगा। ये तो मैंने तुम्हें किसी प्रांत के किसी बिंदु सी पर बताया ना कि अवकलनीय होगा। कभी भी किसी एक बिंदु पे पूछते हैं, अगर हमें ये बताना कि कोई फलन है, ठीक है ना, वो अवकलनीय फलन कब कहलाता है, पूरा का पूरा अवकलनीय फलन। अवकलनीय फलन तो तभी तो कहलाएगा जब वो अपने प्रांत के समस्त बिंदुओं पर क्या होगा, अवकलनीय, समस्त बिंदुओं पर उसका अवकलज ज्ञात करना संभव होगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे सी लिखा है ना, वहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। सी तो एक बिंदु है ना, x इक्वल टू 1 है तो सी का मान 1, x इक्वल टू 2 है तो सी का मान 2। लेकिन हमें पूरा का पूरा फलन ही बताना है कि पूरा का पूरा फलन अपने प्रांत के सारे बिंदुओं पर अवकलनीय है, तो तब हम यहाँ पे x प्लस एच आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। अवकलज हमने जो किसी बिंदु पे अवकलज ज्ञात करने के लिए ये पढ़ा था, और किसी पूरे के पूरे फलन का अवकलज हमें निकालना हो तो हमने यहाँ पे सी की जगह क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, x पढ़ा था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसके बारे में ही ज़्यादा जोर दिया है, इसके बारे में बताया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड है नहीं। जो क्वेश्चंस हैं 2 क्वेश्चन वो इस पे आधारित हैं, सी पे, ना कि एक्स पे, ठीक है। लेकिन इसकी भी मैंने तुम्हें जानकारी दे दी है कि अगर बिंदु किसी एक स्पेशल बिंदु की बात ना करें और पूरे के पूरे फलन की बात करें कि पूरा का पूरा फलन ही अवकलनीय है प्रांत के, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे, तो तुम्हें क्या करना है, सी की जगह पे क्या रख देना है, एक्स रख देना है तुम्हें, ठीक है बच्चों। तो यदि फलन किसी बिंदु सी पे अवकलनीय है तो उस बिंदु पे संतत भी। अब मैं बिंदु सबको हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि प्रत्येक जो अवकलनीय फलन है वो संतत होता है, ठीक है। बिंदु हटी गया, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। मतलब कोई फलन अगर अवकलनीय है, किसी फलन का अगर अवकलज ज्ञात कर सकते हैं तो उसका वो क्या होता है, संतत भी, कंटिन्यूअस भी वो होता है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, परंतु इसका विलोम
सत्य नहीं है। विलोम का मतलब हो गया उल्टा। उल्टे का मतलब है क्या, तुम बोलोगे कि प्रत्येक अवकलनीय है तो संतत भी होगा, तो संतत है तो अवकल नहीं, ऐसा नहीं होगा। संतत है तो अवकलनीय होगा, ये कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। परंतु इसका विलोम क्या है, सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसका विलोम सत्य नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई फलन संतत होगा तो वो अवकलनीय होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कोई फलन अगर अवकलनीय है तो 100% है कि वो क्या होगा, संतत होगा ही होगा। इसके लिए बच्चों इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि इसका विलोम अगर सत्य नहीं है तो वो उदाहरण कौन सा होता है। उदाहरण है कोई फलन अगर f(x) = mod x, मतलब मापांक फलन है अगर, ठीक है। तो मापांक फलन क्या होता है, मापांक फलन तुमने ये तो पहले से ही पढ़ा हुआ है ना कि संतत होता है, ठीक है। मापांक फलन संतत होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमने ये पढ़ना कि इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब मापांक फलन संतत तो होता है लेकिन मापांक फलन की खास बात है वो अवकलनीय नहीं होता। इसका मतलब ये साफ साफ क्लियर हो गया कि कोई फलन संतत हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो अवकलनीय होगा, लेकिन अवकलनीय होता है तो वो संतत होता है। हम देख के चेक करके भी देख लेते हैं कि क्या असली में ये मापांक फलन के हमने संतत के बारे में तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि ये अवकलनीय सातत्य के बारे में पढ़ चुके हैं, हम देखेंगे कि क्या ये अवकलनीय है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें देखो और मापांक फलन के बारे में हम पूरी डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं कि मापांक फलन जो होता है किस तरीके से इसको रीडिफाइन हम करते हैं, x > 0, x < 0 करके, ठीक है ना, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उस पर हम इसका मतलब वो जो बिंदु होता है जिस पे कि फलन का मान क्या हो सकता है, संतत नहीं होता या अवकलनीय नहीं होता, वो बिंदु जहाँ पे डेफिनेशन की चेंज होती है वो कौन सा बिंदु था, x = 0। तो x = 0 पर अगर हम ये दिखा दें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। तो अब हम यही कोशिश करके देखते हैं कि x = 0 पे क्या फलन का मान अवकलनीय आता है या नहीं आता है, ठीक है। इसको बच्चों रिफाइन करके भी कर सकते हैं, बिना रिफाइन किए भी अभी ये हो सकता है वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड x = किस पे देखना चाहते हैं, x = 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वैसे होता क्या था, रीडिफाइन करके देखना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हमने कई बार पढ़ चुके हैं। क्या x होता था यदि क्या सबसे पहले -x देख लेते हैं। -x होता था यदि x की वैल्यू क्या होती थी, 0 से कम होती थी, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, x होता था यदि x की वैल्यू क्या होती थी, 0 या 0 से ज़्यादा होती थी। ऐसे ही तो होता था ये फलन, ठीक है। सबसे पहले हम x = 0 पे हम क्या निकाल देते हैं, इस बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों अभी जो तुमको बताया था, क्या बताया था, लिमिट h → 0 - f c + h बताया था ना। लेकिन c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है ना, 0 बिंदु पे निकाल रहे हैं ना, f 0 + h, ठीक है ना, -f फिर से c था यहाँ पे, c का मतलब 0 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे बटे में कितना है, h आ रहा है। तो अब लिमिट h → 0 - ठीक है, f 0 + h मतलब fh - f 0 अपॉन h, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ से अगर देखना चाहें, ठीक है ना, वैसे हम इससे भी कर सकते थे लेकिन अब हमने यहाँ पे लिए लिख ही दिया तो यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे अब एफ एच की वैल्यू निकालनी है ना, मैं एफ एच की वैल्यू। तो सबसे पहले देखेंगे एच है क्या, एच की वैल्यू क्या है, 0 - एच का मतलब 0 से कम है। एफ एच की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। 0 से कम है तो कौन सा वाला आएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला आएगा ना। एक्स की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब -x। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या रख देना, इसका मतलब फलन कुछ ऐसा है, एफ एक्स = कितना है, -x। और हमें क्या निकालना है, एफ एच निकालना है। तो कितना हो जाएगा एफ, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे -h, ठीक है ना, -f0, ठीक है ना, 0 पे। तो 0 पे कितनी वैल्यू होगी इसकी फंक्शन की, x है ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 0 से तो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। 0 यहाँ पे रखेंगे, mod 0 मतलब 0, ठीक है, अपॉन h कितना आ जाएगा ये। अभी सीधा वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, पहले से सॉल्व करेंगे। लिमिट h → 0 - -h अपॉन h, h से h कटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा ना। लिमिट h → 0 और कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या, अब h की वैल्यू तो हम पुट कर नहीं सकते, यहाँ पे h तो कट गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा,
-1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -1 आया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों। तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है ना, f सेम वैसे ही होगा सब कुछ, -f0/h। बस यहाँ पे 0 माइनस था, अब 0 प्लस हो जाएगा, बाकी सब वही होगा जैसे पहले कर रहे थे। इसके बाद लेकिन फलन की जो वैल्यूज़ हैं वो जब हम रखेंगे तो इस बार क्या रखेंगे, क्या अभी भी वही रखेंगे। इस बार लिमिट h टेंस टू, h की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, h की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा वाला, इस बार प्लस में आएगा, x आएगा, ठीक है। इस बार 0 से ज़्यादा है, तो अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती तो x होता था ना, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम नीचे वाला फलन लेंगे। तो यहाँ पे हम h की वैल्यू रख देंगे, x की जगह हम h रख देंगे, तो कितना आ जाएगा। इस बार पिछली बार आया था -h, इस बार आएगा +h, -f0, 0 का मान तो पता ही है 0 कौन है। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और बता दूँ, फिर से क्लियर कर दूँ। तुम चाहे तो बिना इसको किए, ठीक है ना, बिना इसके भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, फिर से यही, मतलब इसको अगर ना भी देखो तो तुम, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, होगा इसी चीज़ से ही, ठीक है ना, होगा इससे ही, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा भी तुम ये लिख सकते हो। क्या, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे FH, हमें क्या करना है, FH का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे ना तो मॉड H हो जाएगा ना। अब मैंने तुम्हें बताया मॉड के अंदर जो अंदर वाली जो वैल्यू है, अगर वो <0 होती है तब तो -x हो जाता है, ठीक है ना, और वो ज़्यादा होती है 0 से तो प्लस हो जाता है। सीधा जैसे तुम यहाँ पे मॉड H रखोगे ना, लेकिन उसको खोलने के बाद तुम्हें -h लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू 0 से कम है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, -h, ये इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है ना, ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, -h। और अगर यहाँ पे h की वैल्यू 0 से ज़्यादा है ना, तो अब जब हम यहाँ पे मॉड h रखेंगे, मतलब इस वाले मॉड h को खोल के तो -h आएगा, और इस वाले मॉड h को खोल के क्या आएगा, +h आएगा। क्यों, क्योंकि h की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा। तो तुम बिना इसके भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो h टेंस टू 0, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि 0 माइनस पे इसकी वैल्यू -h आएगी और 0 प्लस में इसकी वैल्यू +h आएगी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे h - 0, h से h कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे रख तो सकते नहीं है, h की वैल्यू 1 ही होगी। तुम ध्यान से देखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या है, बराबर नहीं आए। एट x = 0, x = 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, बराबर नहीं आए। अतः क्या होगा, x = 0 पर फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। बच्चों, इससे रिलेटेड अगर हम देखें उदाहरण कोई इसमें, तो कोई भी उदाहरण इसमें इससे रिलेटेड नहीं दे रखा है, ठीक है। ये तो एक मैंने तुम्हें बता दिया है कि मॉड x वाला, क्योंकि तो ये प्रमेय था, इसका उल्टा था, तो उसके आधार पे मैंने तुम्हें ये बताया है। लेकिन अगर उदाहरण की बात करें इस बुक में, NCERT की बुक में, तो तुम्हारी बुक में कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया, सीधा क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन इस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो तुम्हारी प्रश्नावली 5.1 का 5 प्रश्नावली 5.1 हम पहले कर चुके हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 9 तथा 10, ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 का बस ये 2 क्वेश्चन है। तो इसमें से भी जो प्रश्न नंबर 9 है, ठीक है, ये सेम ऐसे ही करना है, ये होमवर्क हो गया, ये स्वयं कीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9 में मैं हिंट दे देता हूँ खाली। उस प्रश्न नंबर 9 में क्या है, f(x) = क्या है, मॉड x - 1 है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही करना है। और उसमें पूछा हुआ है, पूछ क्या रखा है उसमें, पूछा उन्होंने कि बताना है कि ये x = 1 पर अवकलित नहीं है, मतलब ये x = 1 पे अवकलनीय है। तो तुम्हें कौन से वाला पॉइंट दे रखा है, c का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है बच्चों, ठीक है, c का मान 1 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी तुम सेम ऐसे ही करोगे जैसे क्वेश्चन किया है, बस यहाँ पे x था और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन में, x - 1। तो यहाँ पे तुम h - 1, यहाँ पे h - 1 इस तरीके से यहाँ पे रखते जाओगे, ठीक है। तो ये इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से सेम ऐसे ही आने वाला है,
ठीक है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ हल्का सा, बस केवल इतने से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि x-1 है ना, जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो h टेंस टू 0 माइनस था ना, ठीक है, h टेंस टू 0 माइनस था। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया इसमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है h टेंस टू 0 माइनस, ये 0 c नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी ये मत सोचना कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाला है उसमें तो x=1 पे पूछा है तो यहाँ पे h टेंस टू 1 माइनस करोगे, वो गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमेशा h टेंस टू 0 माइनस ही रखोगे तुम, चाहे किसी भी बिंदु पे निकालो, x=2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, किसी भी बिंदु पे निकालो, यहाँ पे तुम 0 ही रखोगे। जो बदलनी है ये है c वाली वैल्यू, जो ये है, यहाँ पे ध्यान रखो, ये है c और ये वाला भी c है, ठीक है, ये c है, ये c नहीं है, इसको 0 ही रहने देना है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे c की वैल्यू 1 है ना, एक तरीके से c की वैल्यू 1 है, तो हम 1 प्लस h, तो यहाँ पे हम x की जगह पे कितना रख देंगे, 1 प्लस h, ठीक है। तो 1 से 1 गया तो कितना आ जाएगा, मॉड h आ जाएगा। तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन बना कि नहीं बना, देखो मॉड h आ जाएगा, मॉड h और h की वैल्यू क्या है 0 से कम, तो मॉड h बराबर कितना हो जाएगा, फिर से माइनस h हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन होता जाएगा, लास्ट में आएगा भी माइनस वैल्यू। और सेम ऐसे ही हम इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस ही आएगा, बस यहाँ पे ये हो जाएगा कि 1 प्लस h आएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी 0 आने वाला है क्योंकि 1 - 1 0 होगा, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे रखेंगे तो इस बार मॉड h आ जाएगा, लेकिन 0 से ज़्यादा तो प्लस h आएगा। तो इस तरीके से ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन होने वाला है। तो ये मैंने समझा दिया, तो ये सभी करेंगे, लेकिन इसमें ऐसे ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरीके से नहीं करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट तुम ऐसे ही कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि एक बार माइनस h लिखना और एक बार प्लस h लिखना। तो इसको तुम होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट है इसका प्रश्न नंबर 10 है, अभी प्रश्नावली 5.12 का, ताकि हम इसको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि हम इससे जो अवकलनीय से रिलेटेड बस हमको यही चीज़ें अभी हमको फ़िलहाल गिवन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 तो वो हम करेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद सीधा अवकलज ज्ञात करना आ जाएगा, उसके बाद ये लास्ट तक इसमें लगभग यही है कि अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज विभिन्न प्रकार के फलनों के अवकलज ज्ञात करना ही हम इस एक्सरसाइज में भी और इसके बाद की एक्सरसाइज में भी हम लगभग पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में जाके हमको थोड़ा सा चेंज मिलेगा जब कुछ थ्योरम्स आएंगे, रोलेज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसके बाद अवकलज ही सीखते रहेंगे कि अवकलज कैसे ज्ञात करें, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा था, उसी को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसका प्रश्न नंबर 10 देखो, जो कि लास्ट इसका प्रश्नावली का है, और ये है सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 ये सिद्ध कीजिए कि एक महत्तम पूर्णांक फलन दिया है f(x) बराबर ब्रैकेट में x दिया है बड़े ब्रैकेट में, और x की वैल्यू क्या है 0 से और 3 के बीच में दी गई है, ठीक है। इसका प्रांत जो दिया है उन्होंने 0 से 3 के बीच में, तो बताना है कि x बराबर 1 तथा x = 2 पर जो फलन है ये अवकलित नहीं है या अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना, सेम जो मैंने मेथड तुम्हें बताया था, तो लेकिन दो बिंदुओं पे पूछा गया, x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे। तो मैं किसी एक बिंदु पे पहले करके बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम देखेंगे तो x = 1 पर हम करेंगे, ठीक है। x = 1 पर क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या बताया था बच्चों, मैंने बोला था ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, f c प्लस h। अब देखते हैं c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान है 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस h माइनस फिर एफ सी आता है ना, यहाँ पे 1 है, f1/h, ठीक है। तो इस फिर से इस चीज़ का बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि यहाँ पे h टेंस टू, तुम कहीं पे कभी गलती से यहाँ पे 1 माइनस मत कर देना, ठीक है ना, या 2 जिस भी बिंदु पे निकाल रहे हो यहाँ पे हमेशा 0 ही आएगा डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब भी हम निकालते हैं कि h टेंस टू 0 माइनस ही आएगा और 0 प्लस आएगा, ठीक है। वो जो हम वैल्यू रखनी है x = 1 या x = 2 की, वो इस जगह पे रखते हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे c की वैल्यू पे हम रखते हैं, ठीक है। तो ये गलती कई बार हो जाती है, तो ये गलती नहीं करनी। इसके बाद लिमिट h टेंस टू
0 माइनस f1 प्लस एच। तो हमें क्या करना है, f(x) इतना है तो f1 प्लस एच मतलब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पर हमें कितना रख देना है, 1 प्लस एच। तो हम रख देते हैं 1 प्लस एच माइनस यहाँ पे भी अब हमें निकालना है f1 का मतलब हो गया क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रख देंगे 1 रख देंगे अपॉन कितना हो जाएगा h। ठीक है, इसे सॉल्व करके ज़रा देखते हैं कोशिश क्या आता है। f1 प्लस एच, ठीक है। तो बच्चों हाँ, इस वाले को थोड़ा सा तुम्हें अब ध्यान से समझना है कि ये होगा क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान से सुनो ज़रा। ठीक है, h की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ये देखो h की वैल्यू कितनी है। h की वैल्यू क्या है, 0 से कम है ना। h की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, मतलब 0 से कम का मतलब क्या होगा, f की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है कुछ। ठीक है, f की वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब है हम यहाँ पे h की कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, बहुत छोटी सी नेगेटिव वैल्यू। बहुत ध्यान से सुनना क्या होने जा रहा है यहाँ पे। लग तो तुम्हें ये रहा होगा, ठीक है ना, लग तो तुम्हें ये रहा होगा कि 1 में कोई चीज़, तुम अगर बहुत सामान्य तरीके से इसको सोचोगे ना तो तुम गलत कर दोगे इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं तो तुम ये सोचोगे कि 1 से ज़्यादा है, 1 से थोड़ा सा इसमें ऐड हो रहा है तो 1 प्लस समथिंग हो जाएगा, 1 प्लस समथिंग का आंसर 1 आ जाएगा। मतलब तुम बोलोगे 1.001 है और उसका आंसर तो हमें निकालना आता है महत्तम पूर्णांक फलन, ये हम संतत वाले में भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तुम यही बोलोगे। लेकिन अब थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि h वहाँ पे ऐसा होता था अगर, तो तब होता था वो h टेंस टू 0 होता था, लेकिन यहाँ पे h टेंस टू 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे h टेंस टू 0 माइनस, 0 से कम है, मतलब h टेंस 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब है h यहाँ पे नेगेटिव है ना कि पॉजिटिव। इसका मतलब है h नेगेटिव है तो 1 से हम कुछ चीज़ को घटा रहे हैं, बहुत छोटी सी संख्या। जब 1 से हम बहुत छोटी सी संख्या को घटाएंगे बच्चों, ठीक है, 1 से हम अगर बहुत छोटी सी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा, वो 1 से कम वैल्यू आ जाएगी ना, 1 से कम वैल्यू आ जाएगी वो। तो 1 से कम वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, जैसे कि मान लो 0.999 कुछ ऐसे हो जाएगी ना वो वैल्यू, 0.99। ठीक है, मैं यहाँ पे रफली लगभग लिख देता हूँ, तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, लगभग 0.99 कुछ इस तरीके की, 9999 ऐसी आएगी ना वैल्यू वो। ठीक है, तो 1 पॉइंट कुछ नहीं बनेगी वो वैल्यू। ठीक है ना, 1 पॉइंट नहीं होगी। 1 पॉइंट तो 1 से आगे तो तब होती जब h इसमें कोई नंबर जुड़ रहा होता है, जुड़ नहीं रहा है, ध्यान से देखोगे तो घट रहा है। घट इस वजह से रहा है कि h की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है h की। तो यानी कि 1 से हम कुछ जोड़ नहीं रहे हैं बल्कि 1 में कुछ घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो 1 से छोटी वैल्यू कितनी, 0.999 आ जाएगी। और तुम्हें पता ही है 0.99 है, इसका महत्तम पूर्णांक फलन हमें बताना, तो क्या होगा, या तो अगर ये पूर्णांक है तो इसका आंसर यही आएगा, ये नहीं है तो इससे ठीक छोटे वाला पूर्णांक। तो इससे ठीक छोटे वाला पूर्णांक बच्चों कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, इससे ठीक छोटा वाला पूर्णांक जो है 0.99 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसको खोलने के बाद ये 0 कैसे आया, ये मेन चीज़ ये है कि इसका आंसर कितना आएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पूर्णांक हो तो वही आंसर आ जाता है, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले। ठीक है, इसमें मेन बस यही था कि 1 प्लस एच, इसका आंसर 0 क्यों आया। ठीक है, इसका आंसर अगर h पॉजिटिव होता, 1 प्लस 0.1 कुछ हो रहा होता, तो तब तो इसका आंसर 1.1 है, तो उसका आंसर आता 1। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, कम है, तो इसलिए क्या है, आंसर इसका 0 आ रहा है। तो यही मेन इसका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस है, तो -1/h आ गया ना। अब हम h की वैल्यू यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/0 नीचे पे है तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, या एक तरीके से ये परिभाषित नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और नेक्स्ट हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, दूसरे पेज में निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, हो गया x = 1 पे। ठीक है, सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पे 0 माइनस था, वहाँ पे 0 प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 माइनस और 0 प्लस हो गया, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बाद में, जब हम इसको, चाहे वो मॉड हो चाहे वो महत्तम पूर्णांक फलन हो, जब इसको सॉल्व क्या करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पहले हमने 1 माइनस नहीं, पहले भी यही रखा था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1 प्लस एच। ठीक है, रख दो। इस बार भी सेम वही होने वाला है यहाँ तक तो। ठीक है, यहाँ तक तो सेम वही होगा क्योंकि रहता ही है, तो आंसर भी तो यही आएगा। लेकिन चेंजेस कब होंगे, चेंजेस तब होंगे यहाँ पे जो है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, खोलेंगे। ठीक है,
या फिर जो मापांक भी है, मापांक को भी हम जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आंसर चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे मापांक h होता है, एक बार मापांक h को खोल के माइनस h आ जाता है, एक बार प्लस h आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। पिछली बार कुछ और आया था, इस बार शायद देखते हैं, हो सकता है कुछ और आ जाए, ठीक है। और जो भी परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से होगा, h टेंस टू 0 प्लस h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है बच्चों इस बार। इसका मतलब h की वैल्यू पॉजिटिव है, h की वैल्यू कुछ ऐसी है 0.0001, बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या आएगा, इस बार कुछ ऐसा है, पिछली बार 0.999 कुछ ऐसे निकला था, इस बार ऐसे कुछ आएगा 1.0001, कुछ ऐसी वैल्यू इसकी मिलेगी हमें। तो 1 पॉइंट कुछ मिलेगा, इसका मतलब उसका आंसर कितना मिल जाएगा हमें, उसका आंसर मिल जाएगा खोल के 1, और इसका आंसर भी कितना आएगा 1। तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो रफ है खाली, ये तो खाली ऐसे बस समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो एक में से एक गया, कितना हो गया 0 0। अभी इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, 0/h, तो h से किसी भी संख्या से हम 0 को भाग करते हैं तो कुल मिला के कितना आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लिया, 0 आ गया। तो इस बार कितना आया आंसर, इस बार आ गया आंसर 0। पिछली बार आया था अनंत, इस बार आया 0। तो कुल मिला के हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू किस पे, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, सेम ऐसा ही तुम्हें क्या करना है, x इक्वल टू 2 पे भी निकालना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम वैसे पहले लिख देते हैं कि x इक्वल टू 1 पर f(x) जो फलन दिया है अवकलनीय नहीं है। अब दूसरा पूछा x इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे बच्चों होमवर्क है फिर से, ठीक है। इसको भी तुम्हें x इक्वल टू 2 पे खुद निकालना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। 2 प्लस h आएगा ना, खुद ही सोचो, जब 2 प्लस h आएगा, 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ, h लेकिन एक छोटी संख्या है 0 से, इसका मतलब हम 2 में फिर से जोड़ नहीं रहे हैं बल्कि घटा रहे हैं। तो 2 प्लस h का मतलब 2 से कोई संख्या घटा रहे हैं, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1.9999। तो 1.999 का आंसर कितना आएगा 1। तो अब तब यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना, आराम से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे इसको खुद से करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। अब इससे आगे हम अवकलज ही पढ़ते रहेंगे, किसी भी फलन है उनके अवकलज कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा पुराना जो पिछली क्लासेस का थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते। तो होता क्या था, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ा करते थे वहाँ पर, ठीक है ना। तो किसी भी फलन f(x) है का अवकलज, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हम क्या करते थे। सीधा हम आगे का नहीं पढ़ते, ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या करना है, ठीक है। हम कैसे पहली बात तो अवकलज है उसको लिखते कैसे थे, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। लिखने का तरीका एक तो ये होता था f(x), ऐसे लिखते थे, कोई फलन f(x) है उसका अवकलज है f(x) लिखते थे, ठीक है। एक तरीका क्या होता था, एक तरीका ये भी होता था, हम लिखते थे d/dx, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी फलन हमें जिसका अवकलन याद करना है वो हम इसको लिखते थे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता था कि हम, क्योंकि f(x) को y भी बोलते हैं ना, y इक्वल टू f(x) होता है, ये हमको पता ही है। तो हम कई बार ऐसा भी होता था कि हम क्या करते थे, सीधा इसको ऐसे भी लिखते थे dy/dx भी लिखते थे, ठीक है ना। इसको अगर हमने y माना है, ये कई केसेस में इसको y मान लेते थे, तो यही वाला तरीका हो गया जो ऊपर बताया कि जिसका हमें अवकलन करना हो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता था, इसके अलावा और अगर हमने इसको y मानना है, ठीक है, तो इसको हम y के ऊपर डैश, जैसे ये वाला तरीका हो गया f(x), तो ऐसे y डैश, ठीक है। एक और भी होता था y के केस में, ठीक है, हम इसको क्या लिख देते थे, y1 भी लिखते थे। y1 का मतलब है कि एक बार अवकलन, ठीक है। ये अभी तक जो अवकलज मैं तुम बता रहा हूँ एक बार की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक से ज़्यादा बार, एक और बार अगर अवकलन करना हो तो उसके लिए क्या होता था, यहाँ पे डबल डैश आता था, ठीक है। यहाँ पे भी डबल डैश आता था, यहाँ पे y1 की जगह क्या होता था y2 आता था। लेकिन वो अगर कभी आएगा तो हम तब वहाँ पे देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम सामान्य हम स्टार्टिंग इसकी देखते हैं कि कोई अवकलज अगर हम करना हो तो कैसे हम साइन वहाँ पर लगाया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके के हमने वहाँ पर साइन सारे के सारे पढ़े थे अवकलज के लिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमने कुछ क्या पढ़े थे, कुछ फलनों के अवकलज सामान्य रूप से वहाँ पे पढ़े थे, और उन्हीं अवकलज का प्रयोग भी अब यहाँ पे होगा, और कुछ नए भी हम सीखेंगे। तो वो पुराने वाले कौन से थे,
थोड़ा सा हमें उनको भी देखना पड़ेगा। तो बच्चों पुराने वालों में थोड़ा सा मैं बताऊं कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है, और कहीं पे अगर आगे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, कोई पुराना वाला आएगा तो हम उसको वहाँ पे भी कर लेंगे। सबसे पहले है कि कोई के का मतलब क्या होगा, के क्या है, कोई अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या 5 दी है, 6 दी है, 7 दिया, उसका अगर अवकलन करना हो तो कितना आता है, उसका अवकलन 0 होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमें अवकलन करना है एक्स की घात n का, ठीक है, एक्स की घात n का अवकलन करना है, तो बच्चों ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो क्या होता था इसमें, n कहाँ आता था, आगे आ जाता था ना, और साथ में इसकी घात 1 क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। जैसे एक्स की घात 5 का करना है तो 5 आगे आ जाएगा, 5 एक्स की घात 4 हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये करते थे कि अगर एक्स की घात n के रूप में कोई है तो ये आता था। इसके अलावा हमने कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके भी हमने पढ़े थे, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन है। अच्छा, इसी में मैं एक चीज़ बता दूं जिसमें थोड़ा सा ये आता तो इसी फॉर्मूले से है, लेकिन अगर हम निकालें किसका, एक्स का निकालें, ठीक है, देखा जाए होगा तो इसी से ही, लेकिन थोड़ा सा अगर कंफ्यूज ना हो तो इससे क्या होता है, देखो रूल मैं यही लगाता हूँ, 1 कहाँ आ जाएगा आगे, और इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी ना, 1 - 1, तो एक्स की घात 1 - 1 मतलब एक्स की घात 0, तो एक्स की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1। तो कुल मिलाकर उसमें ये भी ध्यान रखना कि कोई फलन x है उसका अगर अवकलन करना है, x के ही सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। ये इसी रूल से आया, ये यही वाला रूल लगा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो त्रिकोणमितीय फलन थे उनके अवकलन भी हमने पिछली क्लास में सीखे थे, तो वो सब तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है ना। साइन एक्स का अवकलन हमने क्या पढ़ा था, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का अवकलन क्या पढ़ा था, माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चों। और हमने क्या पढ़ा था, टेन एक्स का पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का पढ़ा था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, थोड़ा सा मिलते जुलते भी लग रहे हैं, ठीक है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। टेन और कॉट के एक जैसे लग रहे हैं, टेन का होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे सेक का था सेक एक्स और उसके साथ टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे कॉसेक एक्स का होता था कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और जहाँ तक बात है नेगेटिव साइंस की, ठीक है, तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि जो जिनके आगे सी आ रहा है, ठीक है ना, कॉस एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, उनके जो अवकलज होते हैं उनमें क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब पिछली क्लास का है। इसमें एक और है इम्पॉर्टेंट, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको भी देखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये भी आने वाला है आगे, क्या कि अगर दो फलनों का, ये फलनों के अवकलज का बीजगणित हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो क्या अगर दो फलनों का योग है और उनका हमें अवकलज करना, तो क्या होता था, दो फलनों के योग का अवकलज, तो पहले वाले का अवकलज बहुत सिंपल था, पहले वाले का अवकलज प्लस दूसरे वाले का अवकलज। ऐसे ही अगर माइनस वाले का करना है तो क्या करना था, दो फलनों का अगर अंतर है उसका अवकलज ज्ञात करना, तो पहले वाले का अवकलज माइनस दूसरे वाले का अवकलज। ये तो बहुत सामान्य था, ठीक है। जो थोड़ा सा अलग था वो गुणनफल का था और भागफल का था। तो गुणनफल वाले में क्या होता था, एक का हम अवकलज पहले वाले का अवकलज किया, दूसरे वाले का नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया, प्लस पहले वाले का नहीं किया फिर दूसरे वाले का किया, मतलब एक बार एक का होता था एक बार दूसरे का अवकलज होता था। तो इस तरीके से हम उन्हें गुणा में लिख के कर देते थे। और इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो तुम एक बार ऐसे कर सकते हो कि पहला वाला किया, दूसरे वाले का अवकलज किया, दूसरा वाला का किया और पहले वाले का नहीं किया। इस तरीके से तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो चाहे इसको यहाँ लिखो या इसको यहाँ लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद था भागफल वाला, ठीक है। भागफल वाले में क्या होता था, ये भी पिछली क्लास में पढ़ा है। नीचे जो हर होता था, हर का वर्ग करते थे और साथ में क्या करते थे, सबसे पहले अंश का अवकलन। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पहले अंश का ही करना है, क्योंकि इसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में कौन सा वाला चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह की वजह से गलत हो जाएगा अगर तुम पहले हर का अवकलन कर दोगे। तो ध्यान रखना, पहले अंश का अवकलन होता है, फिर हर को ऐसे ही लिख देते हैं माइनस, फिर अंश को ऐसे ही लिखते हैं, फिर हर का अवकलन होता है। तो पहले अंश का होता है फिर हर का होता है, ये इंपॉर्टेंट इसमें बात है, ठीक है ना। और हर का वर्ग इसमें आता है। तो ये सब हमने पिछली क्लास के कुछ पढ़े थे, तो इसी से ही तभी तो हम आगे कर पाएंगे। अगर ये चीज़ें हम अगर ध्यान नहीं रहेंगी तो तब आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब हम आगे का पढ़ेंगे कि इस क्लास में हमने क्या पढ़ा। इस क्लास में और इस
जो एक्सरसाइज जो है जो जिसका मैंने अवकलनीय के 2 क्वेश्चन थे खाली वो बताए थे, और क्वेश्चन उससे रिलेटेड कैसे हैं तो वो हम उदाहरण से हम समझेंगे। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे संयुक्त फलनों का अवकलज, या संयुक्त को क्या बोल सकते हैं, संयोजी फलन। जो तुमने एफ ओ जी, जी ओ एफ इस तरीके से फलन पढ़े थे ना, इसमें फलन के अंदर भी क्या होता था, एक तरीके से फलन होता था। नॉर्मली देखो कैसे होते थे, कुछ इस टाइप के तो ये फलन होते थे। अगर तुम ध्यान से देखो, नॉर्मल फलन तो ऐसे होगी ना साइन एक्स, लेकिन ये फलन कैसे होते थे, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ पे एक्स आना है वहाँ पे अंदर फिर से एक फलन चला गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, संयुक्त फलन मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, फलन के अंदर फलन है। देखो कैसे, कुछ और इसके एग्जांपल देख देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मॉड एक्स होता है ना, मॉड एक्स होता है, लेकिन अगर मॉड के अंदर मैं बोलूँ, हालांकि जो यहाँ पे तुम ये मॉड वाला तो तुम पढ़ने वाले नहीं हो। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल एक्स पढ़ते थे पहले, ठीक है ना, वर्गमूल एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्गमूल एक्स की जगह पे वर्गमूल 10x लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे x नहीं आया, क्या आ गया साथ में, क्या आ गया, x की जगह पे 10x आ गया। तो क्या है, ये इस प्रकार के फलन सारे के सारे कैसे हैं, संयुक्त फलन है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, केवल 2 ही फलन संयुक्त नहीं होते आपस में, 2 की जगह 3 4 भी हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, देखो 10, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा साइन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, सबसे पहले बाहर जो फलन है वो 10 वाला फलन है, उसके अंदर कौन सा वाला, साइन वाला, फिर उसके अंदर कौन सा फलन है, एक्स स्क्वायर वाला फलन है। ठीक है, एक फलन 10x हो गया, एक हो गया साइन एक्स हो गया, एक हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, 3 3 है, 3 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन, इस प्रकार के ये फलन क्या होते हैं, संयोजी या संयुक्त फलन। तो इस प्रकार से तुम इसको देख के एकदम से पहचान सकते हो कि ये क्या है, संयुक्त फलन है या ये संयोजी फलन है। ठीक है, जैसे ये है, तो इसमें जो बाहर से तुम देखोगे, सबसे पहले बाहर की ओर क्या है, इसकी वर्गमूल का मतलब क्या होता है बच्चों, इसकी घात 1/2। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से कौन सा वाला हो गया फलन, ये हो गया x की घात 1/2 वाला फलन, ये हो गया एक तरीके से x की घात 1/2। फिर अंदर कौन सा वाला फलन है, फिर 10x फलन है। तो ये सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ऐसे फलनों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन कहते हैं। और ये फॉग और गॉफ के रूप में हमने इनको पढ़ा था। ठीक है, तो ये जब पेपर में आएंगे आराम से तुम्हें पता चल जाएंगे, लेकिन इनको करते कैसे हैं। ठीक है, इनको करने का जो मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब करने का मतलब है इनका अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। तो इनका अवकलज ज्ञात करने के लिए जो मेथड है हमारे यहाँ, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, वो है श्रृंखला नियम। ठीक है, श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम से संयुक्त फलनों का अवकलज। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन श्रृंखला नियम से ही करेंगे, संयुक्त फलनों का अवकलज ये हम करने जा रहे हैं। मतलब श्रृंखला नियम को इंग्लिश में बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल। ठीक है, श्रृंखला नियम से संयुक्त फलनों का अवकलज हम यहाँ पे करेंगे, चेन रूल। तो ये चेन रूल क्या होती है, ये हम एक उदाहरण से समझ जाएंगे और वैसे ही हम इसको करेंगे। तो बच्चों देखो उदाहरण 2 दिया है, f(x) बराबर साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले समझेंगे क्या ये संयुक्त फलन है, बिल्कुल हाँ है। साइन एक्स होकर अगर एंगल में खाली x होता तब तो ये नॉर्मल सिंपल फलन था साइन एक्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, साइन के अंदर एंगल में x नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर आ गया है। ठीक है, इसका मतलब कैसा फलन हो गया, संयुक्त फलन। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसका श्रृंखला नियम क्या बोलता है। श्रृंखला नियम में हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ी देर के मतलब इसको करने का तरीका है कि थोड़ी देर के लिए इसको क्या है, जो ये अंदर वाला फलन है, थोड़ी देर के लिए इसको सोच लो कि ये x है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या सोचो कि ऐसे समझो कि जैसे कि x है, ये समझने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ट्रीट करो कि जैसे कि क्या है, ये x है। तो अब इसका अवकलन हम इसको ये समझते हुए करते हैं कि जैसे ये x है। तो बच्चों साइन x का अवकलन तुमने क्या पढ़ा था, साइन x का अवकलन। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन क्या पढ़ा था, अभी मैंने बताया था, साइन एक्स का अवकलन पढ़ा था कॉस एक्स। तो जब साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, साइन एक्स का अवकलन होता था कॉस एक्स, तो कॉस साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब साइन एक्स का और कॉस एक्स होता था, ठीक है, जब एक्स होता था तो ठीक है वहाँ पे एक्स आ जाता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या एक्स की जगह पे
कुछ और चीज़ है। जब x की जगह पे कुछ और चीज़ होती है तो वो कुछ और चीज़ का, ठीक है, कुछ और जो फलन होता है उसका भी हमें अवकलन का गुणा यहाँ पे करना पड़ता है। यही श्रृंखला नियम है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। किस चीज़ की गुणा करनी पड़ेगी, हमें अवकलन करना पड़ेगा इसका, किसका, जो फलन इसके साथ संयुक्त हुआ है, हो रखा है, वो कौन सा फलन है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तुमने साइन एक्स का तुम्हें पता है कॉस एक्स होता है, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर का दोबारा से क्या होता है, इस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होता है। इसका अवकलन तुमने कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होता है, तो वो गुणा में आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करना बच्चों सबको आता ही है। एक्स स्क्वायर का वो एक्स ही हाथ एन वाला रूल ना, 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 हाथ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x। इसके बाद तुमको पता ही इसे सब कैसे करेंगे। कभी भी ये गलती मत करना, ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया था क्या, कि ये कॉस के आगे कॉस का एंगल दिया है एक्स स्क्वायर, ये 2x है, इनको आपस में मत गुणा कर देना कहीं, ये एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये कॉस एक्स स्क्वायर पूरा है, पूरा का पूरा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस 2x को इसके आगे ले जाते हैं हमेशा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं कि उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये गलती कभी नहीं करते। तो इस तरीके से चेन रूल से हमने ये इस तरीके से किया। अभी हम आगे कुछ और उदाहरण जब पढ़ेंगे तो उससे हमें साफ पता चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो कि हमने कौन सा वाला रूल लगाया, श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम। सही। नंबर 22 में कहा गया है कि मतलब उदाहरण 22, tan 2x + 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम fx मान लेते हैं। हमें tan 2x + 3 का क्या ज्ञात करना, अवकलज। तो ध्यान से देखो, क्या फिर से ही संयुक्त फलन है। वैसे इस फलन को क्या होना चाहिए था, tan x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे कुछ और चीज़ आ गई ना। tan x जैसे पहले हुआ था sin x होना चाहिए था, sin x स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे tan x होना चाहिए था, tan 2x + 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस एक तरीके से ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से एक संयुक्त फलन है। यहाँ पे x होना चाहिए था नॉर्मली। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे अवकलन, फिर से वैसे ही करेंगे जैसे मैंने तुम्हें बताया कि क्या करेंगे। सोचेंगे थोड़ी देर के लिए, ये x है मान लो, तो tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x ना। ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर और x होता है ना, लेकिन x की जगह पे कितना है यहाँ पे 2x + 3। ठीक है, अब x ही होता तो इतना आंसर आ जाता, लेकिन x की जगह पे कुछ और चीज़ जो होती है, मेन चीज़ यही है श्रृंखला नियम का, कि उस और चीज़ का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इस बार किसका अवकलन होगा, अवकलन होगा 2x + 3 का अवकलन होगा। ठीक है, तो इसका अवकलन कर लेते हैं। देखो एक रूल और, क्योंकि यहाँ पे आया है तो मुझे एक रूल और ध्यान आ गया, तो उसको और ऐड कर लेते हैं पीछे। एक रूल जो मुझे ध्यान आया है वो ये ध्यान आया है कि अगर d/dx और k fx होता है, ठीक है, मतलब कोई भी फलन है और उसके साथ में क्या है, किसकी गुणा हो रखी है, किसी अचर की गुणा, अचर संख्या की गुणा होती है, वो अचर बाहर आ जाता है। ठीक है ना, अचर, वैसे तो मैंने बताया अचर का जो कोई भी अचर संख्या है उसका जो अवकलन करते हैं वो 0 होता है ना, लेकिन अगर वो गुणा में है किसी के, तो वो गुणा में बाहर आ जाता है और दूसरे वाले का क्या हो जाता है, जो फलन है उसका हम अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से जैसे समझ लो तुम, एग्जाम्पल से, जैसे कि मान लो तुम्हें एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल जैसे fx = 5 sin x है, इसका अवकलन तुम्हें निकालना है। तो जब इसका अवकलन तुम निकालोगे, ठीक है ना, f' तुम किसका अवकलन निकालोगे, d/dx 5 sin x का। तो अब 5 किस में गुणा में है ना, तो तुम्हें 5 को कहाँ ले लेना है, 5 को बाहर ले लेना है, और तुम्हें क्या करना है, अवकलन केवल किसका निकालना है, sin x का अवकलज निकालना है। sin x का अवकलज कितना हो जाएगा, sin x का अवकलज हो जाएगा cos x। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी गुणा में तुम्हें कोई भी अचर संख्या तुम्हें दिखाई दे जैसे ही, तो क्या करोगे, उसको ऐसे ही रहने दोगे, बस तुम इस सामने वाले का तुम अवकलज ज्ञात कर लोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो sin x का cos x तो सिंपल हो जाएगा 5 cos x। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये मैंने पिछला वाला रूल जानबूझ के बताया क्योंकि वो यहाँ पे हमारा आ गया था उसका रूल। ठीक है, अब अच्छा बताओ, इसको अब हमें अवकलज करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें कौन सा वाला रूल लगेगा, ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे पहले प्लस वाला रूल लगेगा ना, एक 2x का अवकलज + 3 का अवकलज। सबसे पहले तो ये रूल लगा देंगे, मतलब
2x का अवकलज, ये पहला वाला फलन है। u प्लस वी का अवकलज पढ़ा था ना पीछे, u का अवकलज प्लस v का अवकलज, तो वही वाली बात हो गई। 2x का अवकलज और प्लस किसका अवकलज, 3 का अवकलज, ठीक है। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 2x। तो अभी भी मैंने क्या रूल बताया कि अगर दो जो अचर संख्या है अगर वो है तो वो तो कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। केवल जो अवकलन होता है वो किसका होता है, जो फलन दिया होता है उसका अवकलन होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे अचर फलन है ये ना, अचर का अवकलन कितना होता है, ये अकेले था ध्यान रखना, तो उसका कितना हो जाएगा 0। जब गुणा में हो कोई अचर तो क्या करते हैं, उसके साथ वाले का क्या करते हैं, अवकलज निकाल लेते हैं और उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली धीरे धीरे जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाती है तो ये बहुत इजीली ये हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इतना ज़्यादा तुम करने लगोगे, अभी तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन आगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे कि इतना सब कुछ अगर करने लगोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तुरंत तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका अवकलज कितना होगा, तुरंत से आ जाना चाहिए कि 2 तो इंटू में है अचर, ठीक है। 2 ऐसे ही रहेगा, x का अवकलज करेंगे, x का अवकलज 1 होता है तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया, और 3 का अवकलज 0 होता है तो 2 प्लस 0, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। मतलब ये एकदम से कैलकुलेट तुम्हारा करना तुम्हें आना चाहिए। तो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 तो x का अवकलज कितना होता है, पीछे बताया था मैंने 1 होता है ना, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 0, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो बिल्कुल कि हम कौन सा वाला नियम लगाया, श्रृंखला नियम लगाया हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों जो निकालना है, x के सापेक्ष उन्होंने कहा है कि ये साइन कॉस एक्स स्क्वायर, इस फलन का अवकलज ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखोगे इसमें भी ये संयुक्त फलन है, फलन के अंदर फलन है, साइन के अंदर कॉस है, और ध्यान से देखोगे तो कॉस के अंदर भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें फलन के अंदर फलन केवल एक के फलन है, उसके अंदर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा भी है, ठीक है। लेकिन लगेगा फिर भी श्रृंखला नियम, और अगर ज़्यादा फलन होते हैं तो श्रृंखला नियम कैसे लगता है वो इस उदाहरण से एकदम से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो f डैश x कितना हो जाएगा इसका, देखो अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले बाहर वाले फलन को देखते हैं, ठीक है ना। सबसे बाहर वाला कौन सा, साइन है, और साइन का एंगल इस बार कितना है, इसको थोड़ी देर के लिए मानो कि ये x है, ठीक है ना, साइन x। तो बच्चों साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन, साइन x का अवकलन तुमने पढ़ा है कॉस x होता है, तो ऐसे ही सेम इसका भी अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। साइन x का होता है कॉस x, तो इसका भी कॉस x होगा, लेकिन x की जगह पे है क्या, कॉस x स्क्वायर, तो हम उसको लिख देंगे पूरा कॉस x स्क्वायर। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था रूल, अभी श्रृंखला नियम में रूल की जो तुमने थोड़ी देर के लिए जिसको x होता है उसका फिर से अवकलन होता है, तो इस बार किसका अवकलन हो जाएगा, कॉस x स्क्वायर का। तो कॉस x स्क्वायर का अवकलन हम करेंगे, ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया हमने, ठीक है। अब हम जब कॉस एक्स स्क्वायर का बच्चों अवकलन कर रहे हैं तो हम देखेंगे, हमने ये पाया कि हम ये कॉस एक्स स्क्वायर फिर से संयुक्त फलन हो गया ना, तो अभी हमें यहाँ पे चेन रूल फिर से लगाना पड़ेगा। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको थोड़ी देर के लिए सोचो कि एक्स है, तो अब हम यहाँ पे रूल लगाएंगे कि कॉस एक्स का अवकलन कितना होता था, ठीक है। तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स ना, तो यानी कि कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, माइनस साइन एक्स की जगह पे कितना एक्स स्क्वायर है, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये दोबारा से चेन रूल लग रहा है ना, अब फिर से संयुक्त फलन मिल गया है, एक और बार संयुक्त फलन मिल गया कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था ना, तो कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन जो यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा, और हमें किसका अवकलन करना पड़ेगा, एक और बार हमें इस बार अवकलन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन सबको पता ही कितना होता है 2x। बस इसको अब थोड़ा अरेंज करके अच्छे से लिख लेंगे, ये माइनस आगे आ जाएगा और 2x भी आगे आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस 2x और कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल बच्चों पूरे हो गए। अब इस प्रश्न भी 5 न 2 में 10 क्वेश्चन इसमें हैं, तो 9 और 10 के बारे में पहले से ही कर चुके हैं कि अवकलनीय वाले क्वेश्चन है। तो 1 से 8 तक के क्वेश्चन भी ये संयुक्त फलन है सारे के सारे, तो तुम्हें करने हैं। इसमें साफ पता चल रहा होगा साइन है, उसके आगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है,
ठीक है। चेन रूल से इसका भी होगा, कॉस है इसके आगे साइन एक्स है, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे। सेक है, फिर इसके आगे क्या है टेन, फिर टेन के आगे वर्गमूल एक्स, ठीक है। अब ये वाला बच्चों देखोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला खुद से करने की कोशिश करोगे। ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें सबसे पहले भाग वाला रूल लगेगा, ठीक है ना। भाग वाला रूल u अपॉन वी का बताया था ना कि ऊपर वाले का अवकलन, ठीक है ना, इनटू नीचे वाले का भाग। तो वैसे ही करोगे, और बस ये है कि जब इनके अवकलज तुम निकालोगे ना तो उसमें चेन रूल लगाओगे, क्योंकि ये संयुक्त फलन है, ठीक है। ऐसे ही करना है। सिक्स्थ वाले की मैं हिंट दे रहा हूँ, सिक्स्थ वाले में क्या करना है। सिक्स्थ वाला ध्यान देखो, अवकलज तो फलन तो यहाँ सॉरी संयुक्त फलन तो है ये, लेकिन संयुक्त फलन क्या है देखो, एक तो है कॉस एक्स क्यूब, फिर है गुणा। तो ये फलन अपने आप में एक अलग से संयुक्त फलन है, कॉस एक्स क्यूब। ध्यान से समझो, कॉस एक्स क्यूब अपने आप में एक अलग से संयुक्त फलन है, और साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ये फलन अपने आप में एक अलग से संयुक्त फलन है, ठीक है। ये अलग से संयुक्त फलन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फलन फर्स्ट ये है, फलन सेकंड ये है। तो यहाँ पे हमें गुणा वाला नियम लगाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान देना। गुणा वाला नियम लगाएंगे तो पहले वाले फलन का अवकलज गुणा दूसरा वाला ऐसे लिखेंगे, प्लस दूसरे वाले का अवकलज और पहला वाला ऐसे। लेकिन जब हम पहले वाला का अवकलज निकालेंगे तो अब हमें संयुक्त श्रृंखला नियम लगा के हमें इसका अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम इसका अवकलज निकालेंगे तो हमें इसमें कौन सा वाला रूल लगाना पड़ेगा, हमें श्रृंखला नियम इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 भी सिंपल है, कॉस है उसके आगे ये एंगल दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर इसमें एक दो नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा, इसमें मैं बता दूंगा, हिंट दे देता हूँ। इसमें जो बाहर जो सबसे बड़ा फलन है बाहर है वो होगा वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इस पूरे की घात 1/2। तो थोड़ी देर के लिए सोचोगे कि कॉट एक्स स्क्वायर का सोचो एक्स है, तो एक्स की घात 1/2। तो उस तरीके से तुम इसे क्वेश्चन करोगे। नहीं आएंगे तो क्वेश्चन में फिर भी मैं करा दूंगा, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो अभी फ़िलहाल 1 से 10 तक करने की कोशिश करोगे। ये होमवर्क है।